हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम जैव अणु और पादप ऊतक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान की बुक और जीके वाली यूथ कंपटीशन टाइम की ही बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने उसके और लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर और लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा स्थायी ऊतक का उदाहरण है? जाइलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल ऊतक कहते हैं। फ्रेंड्स, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम एक स्थायी और जटिल ऊतक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। फ्रेंड्स, नारियल की छालों का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है, तो आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्क्लेरेनकाइमा कोशिका पौधों की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती हैं। ये कोशिकाओं में कोशिका भित्ति द्वारा होता है, जो सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और लिग्निन से बनी होती हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये कोशिकाएं पौधों के ऊतकों को सहायता प्रदान करती हैं और ये ऊतक कठोर तथा मृत होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो नारियल की छाल किससे बनती है? स्क्लेरेनकाइमा से। अब आपसे पूछा गया है नारियल की भूसी बनाता है, तो कौन बनाएगा? स्क्लेरेनकाइमेटिस फाइबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जाइलम का एक प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स, जाइलम ऊतक के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा जाइलम ऊतक का प्रकार नहीं है। तो ट्रेकिडस है, सिप ट्यूब ये नहीं है, जाइलम फाइबर्स भी है, नलिकाएं भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सिप ट्यूब। सिप ट्यूब किसका पार्ट होता है? सिप ट्यूब होता है फ्रेंड्स फ्लोएम ऊतक का, तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्रेंड्स, पौधों में दो प्रकार का चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक जाइलम, दूसरा फिलोएम। तो जाइलम ऊतक का मृत कार्य जड़ तथा तने एवं पत्तियों तक पानी को पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करता है। और फिलोएम का क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से तैयार सामग्री को पौधों तक, सभी भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, फिलोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। फ्रेंड्स, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभेदित होने की शक्ति खो देती हैं, तो इस प्रकार के ऊतक को, इस प्रकार की कोशिकाओं को स्थायी ऊतक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। इनमें उदाहरण पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है, तो आप ये ध्यान रखें, इसमें आपसे यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को हम क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको बता ही चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो किसके कारण होता है? कोलिन कायमा के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कोलिन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृढ़ ऊतक से बना हुआ है। फ्रेंड्स, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। ये ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे तथा फलों तथा बीजों के बीजाणु में पाए जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। फ्रेंड, जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें ये ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो आपसे ये पूछा गया है कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। फ्रेंड्स, स्क्लेरन कायमा एक सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, और ये किससे बना होता है? मृत कोशिकाओं से। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में की एक मोटी परत होती है। तो किसकी एक मोटी परत होती है? आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, रेगिस्तानी पौधों के बाह्य में यानी कि एपिडर्मिस में क्यूटिन किसकी होती है? क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है। फ्रेंड्स, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, क्यूटिन पौधों के भारी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्यूटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। और संवहनी ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम और फिलोएम। तो आप ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। फ्रेंड्स, वृक्ष की बाहरी छाल या बल्कल को संरक्षी परत होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बल्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। फ्रेंड्स, पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो कौन सा? कार्बन। और पत्तियों को पूछा जाए तो आपको बताना है मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो सारी श्रेणियों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो पोषक, यानी कह सकते हैं इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में फ्रेंड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। तो आपको ये सारे ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो इनमें कौन कौन से होते हैं? फेरस यानी कि लौह, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको सारे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? फ्रेंड्स, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना है? पानी से। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? फ्रेंड्स, विटामिन्स माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज क्या तत्व अकार्बनिक होते हैं तथा शेष क्या होते हैं? कार्बनिक। फ्रेंड्स, ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और फ्रेंड्स, जिनकी हमें बहुत कम आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो पोषक तत्व।
तो इनमें लवण और विटामिन आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं, जीन। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे को अलग होकर कई छोटी और मोटी जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसके बारे में, डीएनए के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। तो वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालों के रंग के कारण होता है, बालों का रंग के कारण होता है। फ्रेंड्स बालों का रंग किसके कारण होता है, तो इसके होता है मेलेनिन के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आरएनए के विक्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स में ट्रांसपोर्टेशन द्वारा स्थानांतरित होती हैं। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। तो फ्रेंड्स प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसमें की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी मिलती है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो फ्रेंड्स एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इनोटेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को हम क्या कहते हैं, जीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का हिस्सा एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। फ्रेंड्स क्या है, वंश या जीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आरएनए को हम किसे कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोट्स से बना है जो एक पॉलीमरिक अणु है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। फ्रेंड्स मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, लगभग 65%। और कार्बन कितना होता है, 18%। उसके बाद हाइड्रोजन 10%। उसके बाद नाइट्रोजन 3%। उसके बाद कैल्शियम 2%, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फास्फोरस 1%। तो आपको इन सारे तत्व के बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। तो एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली, तो ये सब क्या हैं,
प्रोटीन के एक अभिन्न अंग। तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन निम्न में से कौन सा है? केसीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, केसीन। फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम से लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जो मैं बुक आपको सॉल्व करा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से करा सकूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।